हेलो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू। अब जो है वो सीजी बोर्ड में एक नया पैटर्न जुड़ा है, वो है 10 मार्क्स का एमसीक्यू। तो आपको हर चैप्टर के मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो ये सीरीज में आप पूरे एमसीक्यू को हर चैप्टर के एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपके एमसीक्यू इजी तरीके से क्या हो जाए, बच जाए। तो देखिए 10 मार्क्स में आएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, और 5 मार्क्स जो रहेगा वो आपका वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। तो हम वन लाइनर का जो क्वेश्चन है वो अलग से हम उसको सीरीज में बना देंगे। ये जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसका हम क्या कर लेते हैं, ऑल चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो एग्जाम देने से पहले कुछ ही दिन बचे हैं, 20-30 दिन आज से बचता है आपका एग्जाम। तो इन 20 से 30 दिनों में ये एमसीक्यू को कर लीजिए, वन लाइनर कर लीजिए। 15 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और याद रखिएगा ये जो हम पढ़ रहे हैं 10 एमसीक्यू, ये आप रेफरेंस जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी या फिर परीक्षा बोध, जो परीक्षा बोध में शुरू के 10 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक बात थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, जब परीक्षा बोध पढ़ें तो एक बार मास्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं हमने मास्टर से, उससे जरूर करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी तो मैं 10 एमसीक्यू बता रहा हूँ, जिसमें भी कोई गलती होगा तो उसको हम सुधार देंगे, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत हैं। कुछ तो चीजें ही क्या लिखी हैं, बोलो, गलत लिखी हैं। तो हमें एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं 10 एमसीक्यू कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें आप लोगों को और क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं जब तक पेज खुल रहा है। इसमें है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आर्हीनियस इक्वेशन। ये तीनों पर डेरिवेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, अच्छा ये माध्यम इंग्लिश है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम अलग से बना देंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास रहा, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बताइए, रेट कांस्टेंट बोल रहा है, मतलब किसकी बात चल रही है, रेट कांस्टेंट के की बात हो रही है। एक फॉर्मूला याद रख लो यहां से, मोल, लीटर और सेकेंड इनवर्स। यहां पर फॉर्मूला है, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप इसको देख पाए। ये मोल लिखना, ये लीटर लिखना और ये सेकेंड इनवर्स लिखना, ये लिखो। उसके बाद यहां पर 1 माइनस एम प्लस एन करेंगे, फिर m प्लस एन माइनस क्या कर देना, 1 कर देना। अब आपको इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बना लेंगे। कौन सा ऑर्डर बोल रहा है, जीरो ऑर्डर। तो m प्लस एन का वैल्यू क्या रख दो, बोलो यहां पर 0 रख दो, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बताइए, यहां पर 0 रख देता हूं, यहां पर 0 रख देता हूं, तो क्या होगा, मोल। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, दिख रहा है, ये देखो यहाँ 0 रख गया, यहाँ 0 रख गया। तो यहाँ मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो आंसर हमारा सेकेंड इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वैसे ही यदि मैं आपसे पूछता फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या कर देते, ये इसको रख देते 1, इसको रख देते 1, तो ये 0 हो जाता, तो सिर्फ क्या होता, बताओ, सेकेंड इनवर्स ही होता। तो समझ आया इसको कैसे बनाना है। ये फॉर्मूला याद रख लो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। m प्लस एन, 0 है तो 0, 2 है तो 2, 1 है तो 1 रखिएगा, आंसर लाइएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया है, ऑर्डर ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट बाय H प्लस रिएक्शन। देखो, एथिल एसीटेट मतलब रिएक्शन की बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये बना दिया एथिल एसीटेट, और इसका कराने की बात कर रही है हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा प्लस माइनस, ये टूट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3COOH, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, C2H5OH। तो याद रखिएगा जब इसका रेट लिखेंगे तो आर के, वाटर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिर्फ लिखाएगा CH3COOC2H5 टू द पावर
1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। और आपको पता है ना, जो पावर है वही तो उसका क्या कहलाता है, बोलो, ऑर्डर कहलाता है। तो जिसका पावर 1 है तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दो चीजें हैं। फॉर्मूला याद रख लो, क्या फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, x इक्वल टू क्या होता है, kT। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाता है। यदि हम इसका हाफ लाइफ पीरियड लाते हैं तो ना, क्या लिखते हैं हाफ लाइफ पीरियड, बताओ, t हाफ डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल इक्वल टू लिख देता हूं a/2k, ये हाफ लाइफ बनता है। यदि k को हटाएंगे तो t हाफ डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बताओ, a हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो t हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है जीरो ऑर्डर का वो होता है, फॉर्मूला तो वो है लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट फॉर फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। करेक्ट फॉर्म आर्हीनियस इक्वेशन, अब ये तो याद होगा आप लोगों को, k इक्वल टू ए ई की पावर ई ए बाय क्या होता है, बताओ, आर टी। तो देख लो कौन सा है, बताओ, यहाँ पर ए नहीं लगा है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो ये हमारा टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए 6 क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। इफ rate constant is k, then equation of half life period of first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड तो याद रखना है 0.693 बाय के, क्या होगा 0.693 बाय के। ये तो फिक्स डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा है, ध्यान रखना। अब ये रिएक्शन दिया है और इसका आपको रेट दिया है और इसका क्या पूछ रहा है, बताओ, ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो इसका पावर कितना है, जो पावर है वही ऑर्डर है, तो 3/2 है ना, तो 3/2 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। रिएक्टेंट का जो भी रहेगा उसको आप जोड़ दीजिएगा, बस लिक्विड और सॉलिड को रेट इक्वेशन में नहीं लिखते, ये याद रख लो, ठीक, ताकि इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम, 2 to 3 टाइम्स। तो 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब आर्हीनियस इक्वेशन आप लोग बनाएंगे तो वहां पर एक क्या बनता है, ग्राफ बनता है, मैं बता देता हूं। इस ग्राफ को आपको बनाने के लिए, प्लॉट करने के लिए भी डायरेक्ट आ सकता है। तो बताइए यहां पर यदि हम इस ग्राफ को देखें, तो ग्राफ के लिए मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूं, यहाँ पे बना के दिखा देता हूं। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, लॉग तो हो जाता है यहाँ पर से हमारा क्या चीज, बताओ, के इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग ए, ये बाय क्या होता है 2.30, ये आर क्या हो जाता है, ये टी हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ पर इक्वेशन है, इसको हम लोग कराते हैं क्या, बताओ, एम एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कराते हैं। तो बोल रहा है कि लॉग के वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ बनाओ। तो ये लॉग के है और ये 1/ क्या है, देखो t है, इनके बीच ग्राफ बनाना है। तो बताइए इसको हम कराएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर गाइस, ठीक है। तो बताइए जो पहले आता है उसे कौन से एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे। तो लॉग क्या हो जाएगा, बताओ, हमारा k हो गया, और जो बाद में आता है, जो सेकेंड आता है 1/t, उसे x एक्सिस पे, तो 1/t है। तो इसको आप ऐसे पलट के लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे पलट के लिखूं तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ये बाय 2.303 आर क्या हो गया, बताओ, टी हो गया, प्लस, क्योंकि वो लॉग है ना, ये तो प्लस था और ये माइनस था, तो देखो x 1/t हो गया।
अब c का वैल्यू क्या है बताओ, देखो यहाँ पर log a है और m का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, मतलब इतना तो है, c का वैल्यू यदि 0 होता तो ग्राफ क्या होता, ओरिजिन से पास होता। तो याद रखो हमारा यहाँ पर ये जो है वो माइनस है, मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है कितना हो जाएगा बताओ, log a हो जाएगा। और ये जो ग्राफ स्लोप जिसको बोलते हैं आप, क्या आया है बताओ, स्लोप जो है वो हमारा बन जाएगा -a/2.303। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है 2.303 r। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा पूछ रहा है, तो -a/2.303। क्लियर है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये ग्राफ को ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर चला जाएगा यहाँ पर बताइए, हमारा आंसर थर्ड इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। इस चैप्टर में 2-3 ग्राफ है, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो किसमें रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं, ए रिएक्शन क्या होता है, बी लिखते हैं। तो जब इसका रेट इक्वेशन लिखोगे तो ए की पावर क्या होता है बताओ, जीरो होता है ना। जीरो ऑर्डर में ऐसे ही करते हैं, तो जिसका पावर जीरो उसका क्या हो गया 1, तो आंसर क्या बन गया आर इक्वल टू के। ये कौन से ऑर्डर में देखते हैं, जीरो ऑर्डर में। तो याद रखिएगा जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाए उसे कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम से जुझ जाइए। इन 10 से 20 दिनों में अच्छे से केमिस्ट्री को मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, आसान करने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा जो 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।